शक्तिपथ जीएस में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको सीजीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट मिलते हैं। थैंक यू। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना और पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करना। वुडरो विल्सन के अकॉर्डिंग ये पब्लिक लॉ का एक डिटेल और सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन है। ठीक है। इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग जैसी चीजें जो है इन्वॉल्व होती हैं। इस थ्योरी को लूथर गोलिग ने दिया था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल सब पर काम जो है करता है। इसका मेन एम होता है पब्लिक वेलफेयर करना और डेवलपमेंट करना। प्रॉफिट जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का गोल नहीं होता है। ये गवर्नमेंट के बीच में और सिटीजन के बीच में एक ब्रिज के जैसा काम करता है। ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थ्योरी भी है और एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी है। विद दिस आपका वाला टॉपिक खत्म होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर के बारे में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने आप में मल्टी डिसिप्लिनरी है। मतलब इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस भी इन्वॉल्व होता है, इकोनॉमिक्स भी होता है, सोशियोलॉजी भी होता है और मैनेजमेंट से भी ये सब्जेक्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक आर्ट भी है और अपने आप में एक साइंस भी है। ठीक है। साइंस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हर चीज बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक होती है। ठीक है। और आर्ट क्यों है? क्योंकि इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकली ये एक स्किल है अपने आप में। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायनामिक है, टाइम के साथ और सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। आप ऐसा नहीं देखोगे कि 100 साल पहले जो नियम धर्म चल रहे थे वो आज भी चल रहे हैं। ठीक है। तो टाइम के साथ चीजें चेंज होती है, तो वही चीज इसके अंदर भी है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गोल ओरिएंटेड भी है। मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ गोल होता है और जनरली वो क्या होता है? पब्लिक का वेलफेयर करना और पब्लिक का डेवलपमेंट करना। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक लीगल बेस भी होता है। इसके अंदर आप रैंडमली कुछ भी काम नहीं कर देते, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करते हो, आप लॉज के अंदर काम करते हो। तो बेसिकली इसका एक लीगल बेस भी है। आपके एक्शन के पीछे लॉ का बैकिंग होता है। क्लियर है? ये सर्विस ओरिएंटेड भी है, सिटीजन का सेटिस्फेक्शन इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन रिलेशन का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन जैसे जो ह्यूमन बिहेवियर्स हैं वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें तो ये पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड होता है, लेकिन उससे अलग भी होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया जाता है, बनाया नहीं जाता। और पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिसीज को बनाया जाता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, आप लोग लिख देना कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है पर फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करता है, बनाता नहीं है। क्लियर? फिर दिस आपका वाला टॉपिक खत्म। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है दोस्तों वो बहुत ज्यादा वाइड होता है। ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट की एक्टिविटीज जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कवर होती हैं। अब गवर्नमेंट की एक्टिविटीज जनरली क्या होती हैं? पॉलिसीज को बनाना और उसको इंप्लीमेंट करना, तो ये भी इंक्लूड है। ठीक है। इसके अलावा अब गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का जो बिहेवियर होता है वो सब भी आपका जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंक्लूड होता है। इसके अलावा हमारा जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है जैसे कि बजटिंग हो गया, आपका ऑडिटिंग हो गया, ये सब चीजें भी जो है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आता है। इसके अलावा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी है कि भाई लोगों को रिक्रूट करना है ना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको मैनेज करना, ये सब चीजें भी जो है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। इसके अलावा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। ठीक है। इसके अंदर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो सब भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आती हैं। ठीक है। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, वेलफेयर जैसे सेक्टर्स भी कौन कवर करता है? आप रैंडमली आप चाहते हैं आप थोड़ी सीधा जाके मिलिट्री बना लेंगे, किसके अंदर आती है? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है। ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी जो हैं इसी के अंदर कवर होती हैं। बेसिकली इसके अंदर हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग आईएएस आईपीएस बनाते हैं, तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गया। हम लोग फाइनेंस देखते हैं, बजट बनाते हैं, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गया। ठीक है। इसके अलावा हम लोग डेवलपमेंट करते हैं अपने देश का, तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गया। ठीक है। हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस वगैरह करते हैं, वो सब भी आ गया। अकाउंटेबिलिटी होती है, गवर्नेंस होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी होते हैं, वो सब भी आ गया। ठीक है। ओवरऑल हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को कवर करते हैं, वो भी आ गया। तो विद दिस आपका टॉपिक भी खत्म होता है। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। शक्तिपथ जीएस में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको सीजीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट मिलते हैं। थैंक यू। तो पढ़ेंगे मौर्य रिवोल्ट के बारे में या फिर इसको गुमकल रिवोल्ट के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है। तो गुमकल रिवोल्ट या फिर मौर्य रिवोल्ट रिवोल्ट जो था वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रिवोल्ट था जो कि बस्तर रीजन के अंदर हुआ था सन 1910 के अंदर। ठीक है। ये रिवोल्ट जो था उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग जो थे इन्वॉल्व थे, लेकिन जो मेनली लोग लीड किए थे वो थे भाई हमारे मौर्य लोग, है ना। और इसमें जो लीडर थे वो हमारे गुंडाधुर जी थे जो कि मेन लीडर थे पूरे मूवमेंट के और उन्होंने ट्राइबल फोर्सेस को यूनाइट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है। जो मेन रीजन था जिसके कारण ये रिवोल्ट जो है हुआ था वो ये था कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उससे लोग ज्यादा खुश नहीं थे। ब्रिटिशर जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोगों को, प्लस उन लोग बहुत ज्यादा हेवी टैक्सेस वसूलते थे, प्लस उन लोग बहुत ज्यादा फोर्स लेबर करवाते थे लोगों से। ठीक है। और सबसे बड़ा चीज जो हमारे ट्राइबल लोग हैं या फिर जो हमारे आदिवासी लोग हैं उन लोग फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे और ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी होती थी फॉरेस्ट के अंदर वो कहीं ना कहीं जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करती थी फॉरेस्ट का इस्तेमाल करने से। तो इसलिए भी ट्राइबल लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा थे ब्रिटिशर्स से। ठीक है। अब ये रिवोल्ट जो था वो ओवरऑल बहुत ज्यादा वायलेंट नेचर का था, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा मार काट इसमें हुआ था। ठीक है। मेनली जो पुलिस स्टेशन होते थे, गवर्नमेंट ऑफिसेस होते थे या फिर ब्रिटिशर्स की जो अथॉरिटी है उसको सिंबलाइज करने वाला जो भी चीज होता था उसको मेनली अटैक किया जाता था। चाहे उस समय के जमींदार हो, अगर लोग ब्रिटिशर से जुड़े हुए हैं तो लोगों को अटैक जो है किया जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पूरे रिवोल्ट को सप्रेस किया था, उसके लिए मिलिट्री रूल का इस्तेमाल भी किया था उन्होंने। बट ये मूवमेंट जो था वो अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस जो है वो रखता है और ये ट्राइबल रेजिस्टेंस का और ट्राइबल लोग का जो करेज है, जो उनका ब्रेवरी है, जो दिखाता है कि वो लोग किस हद तक जा सकते हैं अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस चीज का सिंबल बनके उभरता है। और ओवरऑल ये मूवमेंट जो था वो आने वाले जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था उसमें भी ट्राइबल्स का क्या इंपैक्ट होगा उस चीज को सिंबलाइज करता है।
दोस्तों हम लोग वी नारायण सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। वी नारायण सिंह जी हमारे छत्तीसगढ़ के पहले शहीद थे, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के समय पे शहीद हुए थे ब्रिटिशर के खिलाफ। ये उस टाइम पे बहुत बड़ा अचीवमेंट था, इवन आज भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इनके इस शहीदी के कारण छत्तीसगढ़ के जो युवा थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। जो हमारे वी नारायण सिंह जी हैं, उनका जन्म सोनाखन विलेज, जो कि रायपुर के पास ही मौजूद है, वहां पे हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हमारे वी नारायण सिंह जी जो थे वो खुद भी एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे। जी हाँ दोस्तों, वो कोई बहुत गरीब घर के बच्चे नहीं थे, वो बहुत बड़े घर के थे और एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे, और उस समय पे जमींदारी का अपना एक महत्व हुआ करता था। अब वो क्यों ब्रिटिशर से खिलाफ हुए, उसके पीछे कारण बताए जाते हैं कि 1856 1856 के अंदर जो हमारा रायपुर है ओवरऑल, उसमें फेमाइन आ गया था। तो जब फेमाइन आया तो वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की जो उस समय पे पॉलिसीज थी हमारे ओवरऑल इंडिया और ओवरऑल रायपुर के प्रति फूड सप्लाई को लेके, उससे बहुत वो गुस्सा हो गए थे। और इसका विरोध करने के लिए वो क्या किए, जो बड़े बड़े और जमींदार थे और जो बड़े बड़े जो उस समय दुकानदार थे, ट्रेडर लोग थे, उनके पास जो फूड ग्रेन्स जमा रहता था उसको वो जाते थे और उसको वो ला के सीधा गरीब लोग को बांट देते थे। अब इसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको कहीं ना कहीं विद्रोह करने वाला समझती थी और उनको उस समय अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है। इसके बाद फिर 1857 आया, 56 में वो ये सब किए, 1857 में ये आया, तो 1857 में पूरे देश भर में जो है विद्रोह की आग फैलना शुरू हुई। और उससे हमारे वी नारायण सिंह जी जो है खुद भी इंस्पायर हुए और उन्होंने फिर लोकल लोगों को यूनाइट करना शुरू किया और फिर फाइनली उन्होंने ब्रिटिशर के खिलाफ विद्रोह कर दिया 1857 के अंदर। लेकिन ये विद्रोह बहुत दिन चला नहीं दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, देश भर में भी इसको ब्रिटिशर ने सप्रेस किया, तो वो सेम हाल रायपुर में भी हुआ। उनको अरेस्ट कर लिया गया और फाइनली 10 दिसंबर 1857 को बहुत दुखद तरीके से उनको जो है रायपुर के जयस्तंभ चौक में, जो आज भी मौजूद है, वहां पे फांसी दे दी गई। लेकिन उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उनको ब्रेवरी का और सेक्रीफाइस का बहुत बड़ा सिंबल मानते हैं आज के समय में छत्तीसगढ़ में। तो विद दिस आपका टॉपिक भी खत्म होता है। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड्स और उसके अप्रोचेस के बारे में, कि किस किस मेथड से हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ सकते हैं और किस किस अप्रोच से हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली क्या डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मैनर। क्लियर है। तो इसके अंदर बहुत सारे टाइप के आपके मेथड्स आते हैं मेजरली, लेकिन हम लोग 5 पढ़ेंगे। ठीक है। हिस्टोरिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड, साइंटिफिक मेथड, केस स्टडी मेथड और उसके अलावा स्टैटिस्टिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड के बारे में बात करते हैं। हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है? इसके अंदर हम लोग बेसिकली जो पास्ट के हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली हम लोग उसका जो डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो इंस्टीट्यूशन इवॉल्व कैसे हुए, वो सब चीज को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है। इस सब चीज को समझ के हम लोग आज के समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में समझ डेवलप करने का कोशिश जो है करते हैं। क्लियर। हिस्टोरिकल मेथड के अंदर क्या हो रहा है? इट स्टडीज द पास्ट डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। बहुत सिंपल सा है दोस्तों, ज्यादा कुछ मुश्किल इसमें नहीं है। पास्ट का हम लोग पढ़े, प्रेजेंट का हम लोग समझ गए। इसके बाद आता है दोस्तों कंपैरेटिव मेथड। हिस्टोरिकल के बाद आता है कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड नाम से समझ आ रहा है, इसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो सिस्टम्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। ऐसे कंपेयर नहीं करते कि तू ज्यादा बड़ा है कि मैं ज्यादा बड़ा हूं। हम लोग ऐसे कंपेयर करते हैं कि उस दोनों में से जिसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको बेसिकली अडॉप्ट किया जा सके। ठीक है। कंपैरेटिव मेथड के अंदर क्या हो रहा है? डिफरेंट कंट्रीज के सिस्टम्स को कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और उसको फिर अपने जरूरत के हिसाब से जो है हम लोग अडेप्ट करते हैं। क्लियर है। ये सिंपल सा है कंपैरेटिव मेथड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड के बारे में। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? फैक्ट्स, डाटा और ऑब्जर्वेशन पर ये कंप्लीटली बेस्ड होता है। ठीक है। इसके बेसिस में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी और प्रिंसिपल जो है डेवलप कर सकते हैं। क्या होता है? फैक्ट्स, डाटा और ऑब्जर्वेशन, जो साइंटिफिक टूल्स होते हैं किसी भी चीज को करने के, उसके ऊपर ये बेस्ड होता है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। ठीक है। और इसके बेसिस में हम लोग एफिशिएंसी और कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, वो सब चीजों को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है दोस्तों केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड के अंदर क्या होता है? रियल लाइफ सिचुएशन का डिटेल एनालिसिस इसमें किया जाता है। जो भी कुछ इवेंट्स हुए हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स हो, ठीक है, वो सब चीजों का एकदम इन डेप्थ में जाके जो है स्टडी किया जाता है। ठीक है। और इसके बेसिस में हमको एक्चुअल में जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है या फिर अंडरस्टैंडिंग है वो मिलना शुरू होता है। ठीक है। आप जितना थ्योरी पढ़ लो, लेकिन रियल लाइफ में अगर आपने कोई चीज को समझा ही नहीं है तो आप कहां से उस चीज को पकड़ पाओगे अच्छे से? लेकिन केस स्टडी मेथड में ऐसा नहीं है, ये कंप्लीटली रियल लाइफ के ऊपर अडेप्ट रहता है, तो आपको जो है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो है मिलता है इसके थ्रू। ये हो गया आपका केस स्टडी मेथड। इसके अलावा आता है स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर डाटा और नंबर्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है एनालिसिस करने के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डाटा और नंबर्स का जो इस्तेमाल है वो तब होता है जब उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल जो है किया जाता है। जनरली कोई भी टाइप की पॉलिसीज है तो वो कैसा परफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, तो हम लोग ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि भाई ये फलाना नेता बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग उनका नंबर लेवल पे क्या वो काम कर रहे हैं, नंबर्स कितना चेंज कर पा रहे हैं, वो उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो वही सेम चीज आपके स्टैटिस्टिकल मेथड, डाटा और नंबर्स का यूज करके हम लोग यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चीजों को एनालाइज करते हैं। इसके थ्रू हम लोग पॉलिसीज को और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो परफॉर्मेंस है उसको बेसिकली इवेल्युएट कर पाते हैं। क्लियर।
और फिर से समझ लो, एक रिवीजन है। हिस्टोरिकल मेथड क्या है? पास्ट डेवलपमेंट और इवोल्यूशन को स्टडी किया जाता है। प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में अच्छा काम करता है। कंपैरेटिव क्या है? डिफरेंट कंट्रीज के सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं, जो बेस्ट है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आता है साइंटिफिक मेथड, फैक्ट्स, डाटा और ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल होता है। एफिशिएंसी लाने के लिए, प्रिंसिपल्स लाने का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा टेक्निकल है, इसमें रट्टू तोता वाला काम करना। इसके बाद होता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड के अंदर सिंपल सी बात है, रियल लाइफ सिचुएशन जो है उसका डिटेल एनालिसिस होता है। केस स्टडी मेथड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद होता है स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर डाटा और नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी टाइप की सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। पॉलिसीज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं इवेल्युएट करने में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है होता है। विद दिस आपका वाला टॉपिक खत्म होता है। तो दोस्तों, मेथड्स के अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे अप्रोचेस भी होते हैं जिसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है। अब सबसे पहला अप्रोच होता है भाई आपका क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच क्या होता है? इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्ट्रक्चर होते हैं, हायरार्की होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सब चीजों के ऊपर इसमें फोकस जो है किया जाता है। हमारा लूथर गुलिच जी के द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, POSDCOR पीक वाला, ठीक है, इसको हम लोग पहले ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो मीनिंग वाला टॉपिक था उसमें स्टडी कर चुके हैं क्या है। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्लासिकल अप्रोच से ही आया है। इसके बाद आता है बिहेवियर अप्रोच। बिहेवियर अप्रोच क्या होता है? इसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर, आपका मोटिवेशन, रिलेशन, ये सब चीजों को स्टडी किया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। इसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन काम करते हैं? एम्प्लॉयज लोग काम करते हैं, है ना। तो एम्प्लॉयज का जो आपका सेटिस्फेक्शन होता है, उनके जो नीड्स होते हैं, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो इसके अंदर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका आता है एक सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या बोलता है? ये बेसिकली मानता है कि भाई आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप में एक सिस्टम है। सही बात है, ठीक है। लेकिन ये सिंपली एकदम स्ट्रेट बोलता है कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी इनपुट डालोगे, वो प्रोसेस करेगा, वो आउटपुट निकाल देगा। बेसिकली एक मशीन जैसा समझता है ये। क्या सिस्टम अप्रोच के अंदर ये बोलता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक सिस्टम के जैसा वर्क करता है। इसमें आप इनपुट डालो, ये प्रोसेस करेगा, फिर आपका आउटपुट जो है आ जाएगा। बस यही है आपका सिस्टम अप्रोच। इसके बाद आता है आपका इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। इसको थोड़ा सा रटने की जरूरत है, ठीक है। तो इसके अंदर ये बेसिकली बोलता है कि भाई आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है उसका भी इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है, या फिर उसके इंपैक्ट को हम लोग इस अप्रोच के थ्रू स्टडी करते हैं। ठीक है। इकोलॉजी का ये मतलब नहीं होता इसमें, इसके कॉन्टेक्स्ट में इकोलॉजी का ये मतलब नहीं होता कि भाई आप पेड़ पौधों की स्टडी करोगे। ठीक है। इसमें जो सोशल इन्वायरमेंट मतलब आसपास में सोशल माहौल कैसा है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मतलब पॉलिटिकल माहौल कैसा है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट मतलब इकोनॉमिकल लेवल पे माहौल कैसा है, और वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है, उसको हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो अप्रोच आता है वो आता है पब्लिक चॉइस अप्रोच। इसके अंदर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग या रैशनल चॉइसेस के ऊपर फोकस किया जाता है कि जो हमारे ऑफिसर लोग हैं उनके इंडिविजुअल जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, वो क्या ऐसे रैशनल चॉइसेस ले रहे हैं, ये सब चीजों को हम लोग इसके अंदर इन डेप्थ तरीके से स्टडी करते हैं। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई जो पब्लिक ऑफिशियल होते हैं वो आखिर में होते तो इंसान ही है, तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। बस इसी चीज को इसमें स्टडी किया जाता है। क्लियर है? विद दिस आपका टॉपिक भी खत्म होता है और आपका ये चैप्टर जो है वो ओवरऑल खत्म होता है। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। अब हम लोग समझते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 1960s के बाद इमर्ज हुआ था और ये काउंटर रिएक्शन था ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है। इसका ओरिजिन जो है वो मेनली आपका मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ था। ठीक है। ट्रेडिशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ये चैलेंज करते हुए आया था। अब ऐसा रीजन क्यों था? क्या ऐसा दिक्कत आन पड़ी कि भाई ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग खिलाफ हो गए? ठीक है। तो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बेसिकली होता क्या था? सिर्फ एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया जाता था कि जल्दी जल्दी काम करो, है ना, फीलिंग विलिंग बाढ़ में जाए भाई, ह्यूमन ह्यूमन बाढ़ में जाए, आप पहले ये प्रोटोकॉल फॉलो करो, है ना, ये सब चीजों के ऊपर फोकस होता था। ठीक है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए ये अप्रोच जो है बेसिकली आया था। ठीक है। ये ऐसा नहीं बोलता कि भाई एफिशिएंसी मत रखो, ऐसा नहीं बोलता कि भाई आप जो है काम मत करो, लेकिन उसी के अंदर थोड़ा सा इक्विटी भी जो है ये ऐड कर देता है। ठीक है। यहां तक क्लियर एकदम। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फोकस जो होता है वो होता है आपका सोशल जस्टिस के अंदर, इक्वालिटी के अंदर और वेलफेयर के अंदर। ठीक है। ये सब चीजों को ये कहीं ना कहीं डाल देता है नॉर्मल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इस ओवरऑल पूरे अप्रोच को ड्वाइट वाल्डो ने सपोर्ट किया था। क्लियर? अब आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि भाई ये ड्वाइट वाल्डो महाशय कौन थे? तो देखो भाई, बहुत रिस्पेक्टेड अमेरिकन स्कॉलर थे वो अपने समय के, और जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है। उन्होंने ही बेसिकली माना था कि भाई सिर्फ एफिशिएंसी और मैनेजमेंट तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि वैल्यूज, एथिक्स और डेमोक्रेसी वगैरह भी उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन था। क्लियर है? क्लियर है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वो जो है सोशली जो मॉरल चीजें हैं वो सब चीजों का भी सपोर्ट उसको करना चाहिए। वो सिर्फ कुछ भी वो देख रहा है कि भाई गलत हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां पे बोल दिया भाई मैं तो न्यूट्रल हूं यार, है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बेसिकली न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। इसके अलावा सिटीजन के पार्टिसिपेशन को और डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है दिया गया है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। क्लियर? इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो ये जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली बोलता है कि भाई आपके जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं,
उसको क्या बोलते हैं, पीपल सेंट्रिक रखने की जरूरत है। आपका जो ओवरऑल गवर्नेंस है वो लोगों के हिसाब से हो, वो लोगों के लिए हो, ऐसा बेसिकली आपका जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बोलता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो मॉडर्न जो गवर्नेंस है उसके अंदर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा हाई रोल आता है। क्या मॉडर्न गवर्नेंस में इसका रोल जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है आज भी। क्लियर? विद दिस आपका मेरा टॉपिक और ये पूरा चैप्टर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो खत्म होता है। ठीक, प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय।